अब हम प्रशांत किशोर पर आते हैं। प्रशांत किशोर लगातार पूर्णिया के पॉलिटिक्स में कई बार उनका नाम भी आया, रुपौली में चुनाव हुआ उसमें उनका नाम आया। उसके बाद फिर ये खबर आई कि कर्पूरी ठाकुर की जो पोती हैं वो प्रशांत किशोर से जुड़ रही हैं। ये एक तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि पिछड़ों का जो पॉलिटिक्स है, कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, इन चीज़ों को पर प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं हथियाने की। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, कयासों तक नहीं है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि दलित समाज को पहला मौका मिलेगा, उनकी जो जनसुराज है उसका नेतृत्व करने के लिए दलित समाज को पहला मौका मिलेगा। उसके बाद फिर जब नंबर आएगा तो वो होगा गरीब, पिछड़ों और मुसलमानों को यह अवसर मिलेगा वो जनसुराज का नेतृत्व करने के लिए। ये कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित के जो पॉलिटिक्स है इससे अछूते नहीं प्रशांत किशोर, और ये उनका प्रयास है। और अक्टूबर में वो अपनी पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है उसी लाइन पे चलना चाह रहे हैं, उसको हथियाना चाह रहे हैं? क्या है उनका उद्देश्य, कैसे वो आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने 5 कैटेगरी में बांटा है और 5 कैटेगरी में उन्होंने सबसे पहले तवज्जो दलित को दिया है। दलित और मुसलमान का गठजोड़ वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं और वो कहा जा रहा है कि एमडी समीकरण बना रहे हैं, मुस्लिम और दलित। और प्रशांत किशोर काफी आप जान लीजिए कि रणनीतिक तौर पर काफी मंजे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कई बार कईयों को चुनाव जिताया है, तो निश्चित तौर पर इस विधा में वो काफी निपुण है। अब ये बात कही जा रही है कि बिहार में 36% आबादी जो है वो अति पिछड़ों का है, तो अति पिछड़ों पर उनका फोकस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर जागृति जो कि रामनाथ ठाकुर के छोटे भाई की बेटी हैं, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया है। कई सारे मुस्लिम लीडर्स, मोनाजिर हसन को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है। आप ये देख लीजिए, चंद्रवंशी जो कि आरजेडी से एमएलसी थे, उनको उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है और साथ ही साथ कई ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है। दरअसल बहुत तरह की बातें इनको लेकर के कही जा रही हैं कि जिन लोगों को आरजेडी या बीजेपी, जेडीयू में जगह नहीं मिल रही थी, उन तमाम लोगों को प्रशांत किशोर ने काम दे दिया है। ये बहुत सारे लोग जो व्यंग करते हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर पिछले लंबे समय से 2 साल से वो लगातार बिहार की जमीन पर एक एक गांव जाकर के वो लोगों से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत जमीनी मुद्दा उठा रहे हैं। जाति के नाम पर वो लोगों से कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादवों के मसीहा हैं, तो ये बताइए कि वो अपने बेटे को ही क्यों उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर वाकई वो यादवों के मसीहा हैं, तो किसी यादव समाज के सबसे टैलेंटेड लोग को या सबसे मेधावी लोगों को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? वो नौमी फेल को क्यों बनाते हैं उप मुख्यमंत्री? बीजेपी के लिए भी कह रहे हैं कि ये बताइए, आपने 39 एमपी आपने बीजेपी को दिया, प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बनने में आपने मदद की, बदले में आपको इंडस्ट्री के नाम पे क्या मिला, रोजगार के नाम पे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिसको आप नेतृत्व सौंपते हैं वही आपको ठग रहा है। तो लोगों के बीच जा करके वहां पर टेंट लगा करके वहां रहना, लोगों से बात करना, उनसे ये बताना कि अगर आप 500 रुपए का मुर्गा और भात खा करके वोट देते हैं किसी को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चुनाव जीत करके आपके लिए काम करेगा? तो बहुत सारी ऐसी बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं और सवाल यह है कि उनका कुनबा बड़ा होता जा रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जिले जिले में, शहर शहर में आपको कई लोग उनके लिए काम करते, बात करते दिखाई पड़ेंगे। और इसलिए प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर 2022 में उन्होंने यात्रा शुरू की थी और 2 अक्टूबर 2024 में अपने जन सुराज यात्रा उन्होंने कहा था अब जन सुराज पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील करेंगे। और ये बात अब बहुत साफ हो रहा है कि इसको वो एक मिशन के तौर पर आगे लेकर के जाएंगे और अगले 5 साल तक अलग अलग जाति से अध्यक्ष बनाएंगे। खुद अध्यक्ष बनने की बात वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग
जाति से, जैसे उसमें पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, सवर्ण होगा, दलित होगा, मुस्लिम होगा, और एक एक साल सबको अध्यक्ष पद पर बिठाएंगे और उसके कार्यकाल को देखेंगे और उसके बाद आकलन करेंगे कि किसके कार्यकाल में पार्टी ने ठीक ढंग से ग्रो किया है। तो बहुत सारा चीज वो प्लान्ड वे में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ एक लंबी फौज है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, और वो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ जुड़ करके इस मुहिम में लग गए। ब्यूरोक्रेट्स पे ही एक सवाल मेरा है। आनंद मिश्रा काफी चर्चित रहे, आईपीएस अधिकारी रहे, वो आए बक्सर में, पूरा तैयारी किए, बक्सर में लड़ाई। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि बक्सर में बीजेपी को हराने के पीछे कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा का भी हाथ था, आनंद मिश्रा को वोट भी मिले, उन्होंने वोट काटा, जो भी चीजें हैं। अब उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया इनको, प्रशांत किशोर को। तो इस तरीके से जब इतने बड़े अगर चेहरे ज्वाइन कर रहे हैं, ये मजबूत लोग हैं जो कि हर जगह कहीं ना कहीं पैठ बना रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर, जो नकारा जा रहा था लगातार कि प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव में उतना नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार को चुनौती देने वाले हैं? देखिए, एक बात बहुत साफ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। आनंद मिश्रा आए थे और वो चुनाव कहां से लड़ना चाहते थे? बक्सर से। वो पूरी तैयारी कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी। बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं। आनंद मिश्रा निर्दलीय खड़े हो गए, और निर्दलीय खड़े हुए तो उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा भी दिया। आनंद मिश्रा को दिख गया कि उनके लिए जगह बीजेपी में नहीं है, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, तो प्रशांत किशोर का साथ लिया, प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। आनंद मिश्रा चर्चित नाम तो हैं ही। सवाल यह है कि आनंद मिश्रा जैसे शख्सियत अगर प्रशांत किशोर की पार्टी में जाते हैं तो वो पार्टी और मजबूत होती है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो कि पॉलिटिक्स में जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको यहाँ पर जगह मिल रही है और इज्जत से जगह मिल रही है। और इसीलिए आज पप्पू यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा भी कि वो सारे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए खूब लूटा, अब उनको प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को के पास पैसे की कमी तो है नहीं, और जब पैसे की कमी नहीं हो तो निश्चित तौर पर राजनीति करना बहुत आसान हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पप्पू यादव ने बाकायदा अपने एक इंटरव्यू में कहा है। सवाल ये उठता कि पप्पू यादव कुछ भी कहें, लेकिन पप्पू यादव को भी घबराहट हो रही है कि सीमांचल में प्रशांत किशोर की पार्टी ने काफी काम किया है, काफी समय लगाया है, मुस्लिम समाज में काफी टाइम दिया है, और उनका बड़ा फोकस एमडी मुस्लिम और दलित पर है, और साथ ही साथ अति पिछड़े पर भी है। क्योंकि अति पिछड़ा आप देख लीजिए 36%, दलित लगभग 20%, और यही 18-17% मुसलमानों की भी आबादी है। अगर इन तीनों आबादी को आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, और साथ ही साथ वो खुद सवर्ण है, अगर सवर्णों में भी वो मैसेज देने में कामयाब होते हैं कि देखिए बिहार जैसे प्रदेश में आपको किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर एक विकल्प के रूप में वो उभर सकते हैं। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जन स्वराज पार्टी को लोग नहीं जानते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रशांत किशोर को लोग नहीं जानते। जानते तो सब हैं। गांव-गांव घूमे, गली गली घूमे, सड़क पे घूमे, धूप में घूमे, जाड़े में घूमे, गर्मी में घूमे, लोगों से कांटेक्ट किया, कनेक्ट बिठाया। अब सवाल है कि अपनी पार्टी को शक्ल दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दे रहे हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के चुनाव में उनको किस तरीके से सफलता मिलती है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स बड़ी अजीब चीज है। कई सारे आप बड़े फिल्मकार को देखेंगे जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में उतरते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। आपने ये देखा होगा, लोग उनकी सभा में खूब उमड़ते हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। दरअसल जनता की अदालत में जनता क्या फैसला करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर ने लोगों के साथ अच्छा खासा समय व्यक्त किया है। उनके नब्ज को टटोलना, उनके माइंडसेट को पढ़ना, और साथ ही साथ उनके साथ कनेक्ट बिठाने में प्रशांत किशोर काफी सफल रहे हैं। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प। यही एक मेरा अंतिम सवाल भी था इससे जुड़ा कि
प्रशांत किशोर जो हैं वो चुनावी रणनीतिकार थे, इलेक्शन मैनेजमेंट उनको बढ़िया आता है, संगठन कैसे खड़ा करना ये उनको बढ़िया आता है। ऊपरी तौर पे जो नाराज हैं लोग, हर जितने जिले हैं विधानसभा में बड़े लोगों को जोड़ के एक संगठन का प्रारूप तैयार करना ये कर सकते हैं। लेकिन क्या आम जनमानस में उनकी स्वीकार्यता बन पाएगी? जिस तरीके से लालू यादव की एक विरासत है, एक पिछड़े वर्ग की आवाज या दलितों की आवाज, या कहें चिराग पासवान जो अपने पिता की विरासत लेके चल रहे हैं, या नीतीश कुमार की जो अभी तक का जो शासनकाल रहा है, इतने वक्त जो उन्होंने काम किया है, इन सब चीजों का जो जमीनी स्तर पे असर है। प्रशांत किशोर कोई मास लीडर नहीं है, जमीन से ऐसे तो खड़े नहीं हुए हैं। संगठन बनाना क्या गणितों के आधार पर ये इलेक्शन जीतने की क्षमता रखते हैं, या फिर ये वही होगा लास्ट में कि पार्टी तो खड़ी हो जाएगी लेकिन वोट में तब्दील नहीं होगी? देखिए, ये तो मैंने वही कहा ना कि प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा विधानसभा चुनाव में होगी, लेकिन अभी कुछ हाल फिलहाल जो चुनाव हुए हैं उन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनके समर्थन से पार्टियां जीती हैं। अगर आप रुपौली में कहेंगे तो शंकर सिंह की भी जीत के पीछे प्रशांत किशोर की पार्टी का हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि पप्पू सिंह उनके पीछे खड़े थे, और पप्पू सिंह किस तरीके से जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं ये सबको पता है। उसी तरीके से कुछ एमएलसी के चुनाव में भी प्रत्याशी जीते, उनमें कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी की भूमिका रही है। इसलिए खुले तौर पर, साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर कोई भी काम करते हैं तो बहुत रणनीति के तहत करते हैं। वो जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। मुझे लगता है कि जब उन्होंने तय कर लिया है कि चुनावी मैदान में उतरना है तो बेहतर रणनीति के साथ उतरेंगे, और बेहतर रणनीति के साथ चूंकि उतरेंगे तो निश्चित तौर पर चाहे आरजेडी हो चाहे एनडीए, दोनों के लिए मुश्किल खड़ी जरूर करेंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी आपको विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वो इफेक्टिवली क्या कुछ कर पाती है चुनाव में, यह देखना दिलचस्प होगा। ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पुख्ता तौर पर समझा जाएगा कि उनका असर बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर किस तरीके से बैठ पाया। बिल्कुल।